Good evening, guys. My name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. So, we'll start with the Indian economic on the eve of independence, class 12. ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर नंबर 1 है. ओके, सो वी विल स्टार्ट दी chapter. So let's begin the chapter number 1 of Indian economic development. Indian economic on the eve of independence, मतलब इंडियन इकोनॉमिक के टाइम पे जो उनका एव हुआ था इंडिपेंडेंस का, वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट यही आता है हमारा, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल. ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल क्या है? ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. जो ब्रिटिश रूल थी, उन्होंने पूरी की पूरी इंडिया का, जो इंडिया की हिस्ट्री थी, वो पूरी की पूरी क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी. ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया की क्या कर दी थी, हिस्ट्री चेंज कर दी थी. यही करा था ब्रिटिश रूल ने. किसने किया था? ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश जो रूल था, ब्रिटिश जो रूल बनाया गया था, उनका ओरिजिन यही था कि इंडिया की सबसे पहले उन्होंने हिस्ट्री ही चेंज करनी थी. ओके, इंडिया चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उन्होंने चेंज कर दी थी हिस्ट्री इंडिया. यही था, यही पढ़ा था आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर. सेकेंड इज फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लेसी 1757. जो फाउंडेशन हुआ था एक ब्रिटिश एम्पायर, जब उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर फाउंड किया था, उन्होंने जब स्टार्ट उन्होंने ढूंढा ब्रिटिश एम्पायर, जब इंडिया को लेट किया गया था, तो उन्होंने एक नाम दे दिया, बैटल ऑफ प्लेसी फॉट इन 1757. जो बैटल ऑफ प्लेसी कब स्टार्ट किया गया था इंडिया ने? 1757 में इनको स्टार्ट किया गया था. एक फाउंडेशन, एक ब्रिटिश एम्पायर ने एक जब ढूंढा उसको इंडिया के लिए, तो उन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1750 से. ठीक है, तो आपके यही दो क्वेश्चन इसी के अंदर से बन रहे हैं. आपको पता होना चाहिए कब हुआ था. व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लेसी फॉट, कब स्टार्ट किया गया था. ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है आपको, हिस्ट्री तो चेंज हो गई थी इंडिया की, बट फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन रहा है फाउंडेशन का, कि फाउंडेशन कब किया गया था ब्रिटिश एम्पायर ने बैटल ऑफ प्लेसी को? इन 1757 में उसको फाउंड किया था. क्लियर है? एक यही क्वेश्चन आपका बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल. okay, to use Indian economic as feeder economic for the development of British economy. तो इन्होंने क्या किया था जब इंडियन इकोनॉमिक फेडर इकोनॉमिक हो रही थी? व्हाट डू यू मीन बाय फेडर इकोनॉमिक? अच्छा, पहले हम लोग बता देती हूँ कि जब इंडियन इकोनॉमिक एज फेडर इकोनॉमिक हुई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक, डेवलपमेंट होने मतलब फॉर दी किसके लिए हुई थी? फेडरल इकोनॉमिक फॉर द डेवलपमेंट. वो डेवलपमेंट कर रहे थे ब्रिटिश इकोनॉमिक के लिए. ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक एज फेडरल इकोनॉमिक क्यों हुई थी? जब वो, क्योंकि वो ब्रिटिश इकोनॉमिक में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना चाहते थे. ठीक है, तो पहले मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ फेडरल इकोनॉमिक का. फेडरल इकोनॉमिक क्या होता है? इट इज़ बेसिकली यूज टू रेफर टू इंडिया एज अ कॉलोनी टू द ग्रेट ब्रिटेन. एक बेसिकली जो हम लोग कहते हैं कि एक कॉलोनी होती है, ग्रेट ब्रिटेन होता है, उसको हम लोग एक कंपेयर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक के साथ, कि इट इज़ कॉल्ड अ फेडरल इकोनॉमी. ओके, हम बता सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट कितनी बढ़ती जा रही है, कितना ब्रिटिश इकोनॉमिक ने क्यों डेवलपमेंट किया था, इसी बेसिस पे किया था. राइट. तो सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्सप्लॉयटेड इंडिया नेचुरल प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज. उन्होंने क्या किया था? ये मैंने शॉर्ट में लिखा है. ओके, तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेड कर दिए थे कि इंडिया नेचुरल एज वेल ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री. मतलब खुद की कंट्री के लिए इन्होंने क्या करता है? एक्सप्लॉयटेड कर दिया था इंडिया को, एक नेचुरल, एक ह्यूमन रिसोर्सेज के फॉर्म में उसको एक ग्लोरी बना दिया था, ताकि वो खुद की कंट्री बन सके. ठीक है, therefore after 200 years of British rule, India gained independence 15th August 1947.
तो जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ था हमारा देश आज़ाद? 200 साल बाद, जब ब्रिटिश रूल इंडिया को चाहता था गेन करना बट हो नहीं पाया। उसके बाद इंडिया क्या हो गया? वो अब इंडिया ने गेन करा, बल्कि ब्रिटिश रूल नहीं, इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस गेन किया। कब किया था? ऑन 15 अगस्त 1947। ये भी आपको क्वेश्चन बन गया कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या आ सकता है। कब हुआ था? 200 ईयर्स बाद हुआ था। और कब इंडिपेंडेंस होता है ये तो हमें पता है, 15 अगस्त 1947। और उससे पहले हमने पढ़ा कि बैटल ऑफ प्लेजी कब होते हैं? इन 1757। राइट, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ये एक लो लेवल, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था अंडर कॉलोनियल रूल। ये 3 टाइप्स हैं: प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, सेकेंड इज एग्रीगेन इकोनॉमी, एंड थर्ड वन इज वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी क्या है? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ लेड एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। क्लियर है? इंडिया जो है खुद के लिए इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है, प्रॉस्पेरस है। प्रॉस्पेरस मीन्स समृद्ध, इट मीन्स वेल टू डू, मतलब वो खुद कर सकती है अपने लिए, अपना काम वो खुद कर सकती है। तो इंडिया ऐसी है। ठीक है, इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक, मतलब वो वेल टू डू, मतलब वो खुद कर सकती है अपना काम। ठीक है, जैसे हम लोग एक टाइम पे आकर इंडिपेंडेंट तो है वो, मतलब प्रॉस्पेरस यही कहा जाता है कि वो समृद्ध थी, वेल टू डू थी, कि वो कुछ करना चाहती थी, वेल टू डू कि वो कुछ करेगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट तो थी क्योंकि उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंट तो वो हो गई थी क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं थी इंडिया। और इंडिया कभी भी, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे डिपेंडेंट रही होगी, बट उसके बाद से जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, जब हम आज़ाद हुए, तब वो इंडिपेंडेंट हो गई और सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस, वो खुद अपनी काम करने लग गई, वेल टू डू। ओके, इट्स अ प्रोस्पेरस इकोनॉमी। नेक्स्ट इज एग्रीगेन इकोनॉमिक। एग्रीकल्चर वाज अ मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिवलीहुड के लिए, हमारे रहन सहन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा मेन है जो सोर्स ऑफ लिवलीहुड कहलाता है। ओके, इट एंगेज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्या बताता है? ये एंगेज करता है 2/3 पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करती, यही है ना? ओके, सो नेक्स्ट इज थर्ड इज वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो खुद अपने हाथों से बनाते हैं। ओके, इंडिया वाज नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। इंडिया जो थी बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर फील्ड जो उन्होंने बनाई थी वो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल थी। उस कॉटन और सिल्क का उधर ज़्यादा से ज़्यादा काम चलता था, हैंडीक्राफ्ट का। ठीक है, इंडिया enjoy a worldwide reputation of fine quality and high standard of craftsmanship। इंडिया इंजॉय कर रही थी, जो भी उनकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी बहुत अच्छी चल रही थी, फाइन क्वालिटी थी, और जो उनका स्टैंडर्ड था क्राफ्टमैनशिप का बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। ठीक है, क्राफ्टमैनशिप क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था, उनकी हैंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का काम जो है, हर चीज़ जो उनको कॉटन टेक्सटाइल के अंदर जो भी लोग काम कर रहे थे, हैंडमेड जो बना रहे थे, हैंडीक्राफ्ट जो कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो उसके बाद वो बंद हो रहा था। यस, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे जब ये था, इन्होंने अंडर द कॉलोनियल रूल जो बनाया था ये बहुत ज़्यादा, बट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के जो थे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी एक हाई स्टैंडर्ड बन रहा था। बट एक टाइम के बाद जब उनको क्राफ्टमैनशिप मतलब जब पहले का जो था, अब भी चलता है हैंडीक्राफ्ट का काम, तो ऐसा नहीं है इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का काम नहीं है, अभी भी काम है हैंडीक्राफ्ट का। ओके, दिस इज़ द पास्ट। ये सब हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हर चीज़। ओके, सो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक, मैं उसके बीच के टॉपिक्स अभी नहीं लाई, मैं सबसे इजी टॉपिक लाई हूँ, डेमोग्राफिक कंडीशन। ओके, जो इसके बीच के टॉपिक्स हैं ना वो आप लोग को जो पढ़ने हैं
वो पढ़ाऊँगी, इसके अंदर थोड़े थोड़े हैं। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड है, डेमोग्राफिक कंडीशंस तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एंड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये आपके कुछ इसके अंदर से जो पार्ट्स है वो हम लोग पढ़ेंगे एक एक कर कर, क्योंकि इसको एक एक कर कर अगर आप लोग समझोगे ना तो आपको इजी रहेगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ये आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक आ सकता है, ठीक है, एग्रीगेन इकोनॉमिक आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कितनी पॉपुलेशन एंगेज हुई है, 2/3 आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट का बता दिया कि कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल में ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में काम हो रहा था, ठीक है, और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैन थी और उनकी रेपुटेशन भी अच्छी खासी चल रही थी, फाइन क्वालिटी थी। तो अब हम आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है? डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर ऑफ अ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको पता हो कि जो डेमोग्राफिक है हमारा, जो डेमोग्राफिक पूरा का पूरा कंडीशन था वो ब्रिटिश रूल के बेसिस पे चल रहा था, राइट, ब्रिटिश के बेसिस पे चल रहा था, और जितने भी उसके फीचर्स थे वो स्टेगनेंट थे और बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमिक, मतलब बैकवर्ड बेसिस पे सारा का सारा काम इंडियन इकोनॉमिक का चल रहा था। बैकवर्ड जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज बनते हैं वो बैकवर्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, राइट। बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी क्या होते हैं? जो सारी बैकवर्ड इंडस्ट्रीज होती है, आप लोग की फैक्ट्रीज होती है, वो सारी क्या होती है? बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो नेक्स्ट इज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। जो इनका फर्स्ट ऑफिशियली सेंसस हुआ था, जो इन्होंने कंडक्ट किया था जब डेमोग्राफिक स्टार्ट की गई थी, तो जो उनका फर्स्ट सेंसस था, अभी भी आप लोगों को पता होगा सेंसस हम लोगों ने इन 11th क्लास में मैंने आपको एक सेंसस का टॉपिक पढ़ाया था, याद है, सेंसस ऑफ इंडिया। हर मैंने आपको कहा था कि हर एवरी 10 ईयर्स बाद वो कंडक्ट किया जाता है, बताया था, है ना। हम लोगों ने पूरा छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, बट हमें क्लियर हो गया था कि हाँ हर 10 ईयर्स बाद वो कंडक्टेड किया जाता है। तो ऐसे ही जो फर्स्ट सेंसस हुआ था इन डेमोग्राफिक कंडीशन, तब हमारा 1881 में इन्होंने स्टार्ट किया गया, ठीक है। ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन, जितनी भी हमारी कुछ लिमिटेशंस थी, सेंसस लेवल अनइवननेस, जितनी भी वो लोग इंडियन की पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए अनइवननेस हो रहे थे, ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, द सेंसस जितनी भी क्या बता सकते, कुछ हमारी लिमिटेशंस आ जाती, सर्टेन लिमिटेशंस हो गई थी, अनइवननेस हो गया था कि उस पॉपुलेशंस के बेसिस पे हमारी ग्रोथ भी कभी कभार क्या हो रही थी, रुक रही थी ना, रुक रही थी, येस और नो, रुक रही थी हमारी ग्रोथ। इसी वजह से सेंसस को कंडक्ट किया गया, तभी हमारे इंडिया में सेंसस का जो यूज़ ज़्यादा होने लगा। ओके, बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जब उनका 1921 से जो भी पहले की फर्स्ट स्टेज था डेमोग्राफी का, वो चेंज हो गया था, और जब हमारी सेकेंड स्टेज आई थी ट्रांजिशंस की आफ्टर 1921 के बाद, बहुत कुछ हमारे सेंसस के अंदर चेंज हो गया था, ठीक है। उससे पहले इंडिया ने डेमोग्राफिक जो फर्स्ट स्टेज हमने 1881 में जब हमारे सेंसस स्टार्ट हुआ था, उससे पहले कुछ ना कुछ ट्रांजिशंस आए, और जब सेकेंड स्टेज हुआ, जब 1921 के बाद जब हमारा ट्रांजिशन, जब डेमोग्राफिक कंडीशन शुरू हुई, तब बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होने लगा, चेंज आने लगा, राइट। यही हुआ था, चेंज आने लगे थे, कुछ ना कुछ आए थे। सो ईयर 1921 ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, इसको हम लोग ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, ये आप लोग नाम याद रखोगे, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड सेंसस ऑपरेशन वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। हर 1881 के बाद ऑनवर्ड, उसके बाद सेंसस, जो सेंसस ऑपरेशन था वो हर 10 साल बाद कंडक्ट होना शुरू कर दिया था उन्होंने, कैरिड आउट कि हाँ अब जो होगा वो हर 10 साल बाद सेंसस शुरू होगा। और ईयर 1921 को हम लोगों ने जो नाम दिया था वो दिया था ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड जब हमारा 1921 में जो हमारा
जो फर्स्ट स्टेज थी इंडिया की, जो सेकंड स्टेज थी, जब 1921 के बाद कुछ ना कुछ चेंज आए, तभी उन्होंने एक नाम रख दिया ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, तभी इन्होंने सेंसस स्टार्ट किए थे, और ये हर 10 साल बाद कंडक्ट हो रहे थे। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। सो फर्स्ट इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, आपको पता हो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बर्थ रेट बढ़ती रहती है और डेथ रेट भी बढ़ती रहती है। ओके, सो बर्थ रेट रेफर टू अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। ये 1000 था, ये आप क्लियर कर लेना, पर 1000 इन अ ईयर है। ओके, बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, मतलब बर्थ रेट क्या कहलाता है कि हर साल में कम से कम 1000 बच्चा पैदा होता है। बर्थ रेट में ये बता रहे हैं ना, इसकी डेफिनेशन ये है, बाकी इसके क्या इफेक्ट है वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं कि हाई कैसे हो रही है, कैसे हो रहे हैं हाई डेथ और हाई बर्थ रेट। डेथ रेट रेफर टू अ नंबर ऑफ डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। कितने 1000 पीपल पैदा हो रहे हैं, 1000 पीपल मर रहे हैं उस बेसिस पे, तो ये क्या है, ये हाई रेट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है, राइट। 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1000 लोग मर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बोथ birth and death rate were very high of nearly 48 to 40% रिस्पेक्ट। कम से कम हमारी जो डेथ रेट हुई थी उस टाइम पे, कम से कम 48 to 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली होती ही है। चाहे वो बच्चा पैदा हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, तो ये पर 1000 के हिसाब से ये इनकी जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है बहुत ज़्यादा हाई होती रहती है, नियरली इनके बेसिस पे 40 to 40% के बेसिस पे आप अगर बता सको, तो इतने लोग पूरे साल में आते हैं और इतने साल में जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली लो लिटरेसी लेवल। जो हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब लो लिटरेसी लेवल क्या होता है कि कम पढ़े लिखे। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%। जो ओवरऑल है जो हमारे लिटरेसी लेवल बहुत 16% से लेस देन। आउट ऑफ दिस फीमेल वाज एट नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। मतलब उसमें से फीमेल जो है 7% पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जब होता था तो बहुत ज़्यादा लिटरेसी लेवल फीमेल्स को नहीं पढ़ाया जाता था। वो कहते थे फीमेल्स को नहीं पढ़ाना है, और लिटरेसी लेवल इतनी कम हो गई थी उस टाइम पे कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग उसको बढ़ाएं। क्योंकि जैसे अब का टाइम है कि हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना ही है, क्योंकि अब के टाइम पे लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, पहले की तरह नहीं है कि पहले लो था, राइट। तो इसमें से हमारे लिटरेसी लेवल लेस देन 16% है, मतलब उससे भी कम लोग पढ़े लिखे। थर्ड इज पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन। अगर अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको फैसिलिटीज़ मिल ही नहीं पा रही थी, अनअवेलेबल है, तो मास ऑफ पॉपुलेशन लिखा है ना, बहुत लोग हो जाएगा। अगर इफ़ अवेलेबल वर इन एडुकेट, मतलब उनको कुछ कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो इस बेसिस पे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते जा रहे थे, बीमार होते जा रहे थे। सपोज विच रिजल्टेड इन वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ वाटर डिजीज़ हो जाते हैं, एयर डिजीज़ होते हैं, तो उनके रिजल्टेड यही आ रहे थे कि उनको कुछ वाटर डिजीज़, वाटर के बेसिस पे डिजीज़ हो रहा है, या एयरबॉर्न के डिजीज़ के बेसिस पे हो रहा है। तो यही एक इनकी जो हेल्थ फैसिलिटी थी इन दोनों के बेसिस पे ही हो रही थी। क्लियर है। बहुत गंदी फैसिलिटीज़ थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे थे, इसी बेसिस पे तो लोग मर रहे थे कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही थी, राइट। तभी हमारी फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब थी एक टाइम पे आकर। ओके, नेक्स्ट इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स क्या होते हैं,
refer to number of infants dying before reaching 1 year of age per 1000 live birth in a year. जैसे ही बच्चा आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, ये भी बढ़ रही थी उस टाइम पे कि जैसे ही बच्चा आता है, मतलब उसको अगर कुछ इंजेक्शन्स नहीं मिलेंगे तो बच्चा मरेगा ही ना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटीज़ भी क्या होती है, 1000 बच्चा जब पैदा हो रहा था उसी टाइम पे वो बच्चा मर भी रहा था, तो 1000 बच्चे उसी टाइम पे ही मर गए। जैसे ही पैदा हुए वैसे ही मर गए, जैसे ही पैदा हो रहे थे वैसे वैसे वो क्या हो रहे थे, डाई हो रहे थे। ओके, इट इज़ कॉल्ड अ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आपको इसकी डिफाइंस आनी चाहिए सबकी, क्या आप लोग अगर याद करोगे तो इनको याद करना। इट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा क्वाइट अलार्मिंग था। इट वॉज अबाउट 218 पर 1000 जो लोग थे इनके बारे में, जो इनको वाइल एट प्रेजेंट इट इज़ 34%, उस हिसाब से वो लोग मरे जा रहे थे। और अगर हम लोग कहा जाए कि कंट्रास्ट अगर करा जाए तो 44% पर 1000 2011 में ही डाई हो गए, 44%। तो कितने बच्चे मरे होंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की वजह से, ठीक है। लास्ट इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, कि बंदा जी सकता है, एक्सपेक्टेड कर सकता है कि हाँ। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि इट वाज वेरी लो 44 ईयर्स इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट 68। पहले के टाइम पे लोग 44 के आसपास मर जाते थे। आपका अगर कंपैरिजन करा जाए कंट्रास्ट इन द टू द प्रेजेंट, तो अब आते 68 70। बट अभी भी ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते कि बहुत लो है, 44 की एज में भी लोग मरते, राइट। हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ कह नहीं सकते कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, बस हमें ये है कि हाँ विच पीपल एक्सपेक्टेड कि इस टाइम तक अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो उस टाइम तक वो चले जाएंगे, और अगर उनको नहीं है तो वो उनकी जो भी एज है वो आगे आई डोंट नो क्या बता सकते हैं। मतलब एक लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब ये कह सकते हो कि पीपल एक्सपेक्टेड टू लीव, कि पीपल जिंदा रह सकते, पीपल चाहते कि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि हम लोग जी सके अपनी दुनिया में, राइट। तो इट इज़ कॉल्ड ये पूरा जो आपका टॉपिक था, ये आपका था पूरा डेमोग्राफिक कंडीशंस का। हम एक एक कर ही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आप देखो मैंने कुछ ये डेमोग्राफिक का तो आप पूरा ही, आप ये डेमोग्राफिक के सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करना, ठीक है। यहाँ से शुरू होकर आपको जो अगर पूरा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डेमोग्राफिक कंडीशन, अगर पूरा आता है तो आपको पूरा लिखना है। इसके अंदर हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, ये सब आएगा। और जो उससे पहले के पॉइंट्स हैं वो भी आएंगे इसके अंदर। पहले बताओगे कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज डेमोग्राफिक कंडीशन, एंड देयर सम पॉइंट, सेंसस कब हुआ था, ठीक है, कब सेकंड स्टेज स्टार्ट किया था, हर 10 साल बाद कंडक्ट किया जाता है, फिर आप इसकी सारी कंडीशंस बताओ, ठीक है। ये तो आपको पूरा एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपने पूरा रिवाइज करना है, इसलिए मैंने आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट्स डाल दिए जो आप इसको रिवाइज करना है सिर्फ, ओके। और ये 3 क्वेश्चंस भी, ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, या आ सकता है लो लेवल ऑफ द ब्रिटिश, लो लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, अंडर आती कॉलोनियल रूल के वो तीनों आते, प्रॉस्पेरस, एग्रीगेट और वेल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यही है, ओके। तो ये तो आपका छोटा छोटा था, जो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ पढ़ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसको भी ओरिजिन और बेसिक पर्पस को आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको कुछ पॉइंट्स अगर समझ आते हैं, ठीक है। बुक्स भी रीड करो साथ साथ, ओके। बट जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, वो आपको याद करना है अच्छे से समझ कर, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, और डेमोग्राफी करना, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे आज के, इसलिए मैंने आपको इजी करवाया। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग एक प्रॉपर एग्रीकल्चर का टॉपिक, एग्रीकल्चर में और अगर छोटा टॉपिक होगा तो वो मैं करवाती, इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेंगे यार, ठीक है। तो सबसे इजी टॉपिक जो होंगे ना वो पहले मैं करवा कर फिर बाद में आऊँगी बड़े टॉपिक, क्लियर है, ओके। तो आप लोग इसको रिवाइज करो, यहाँ तक आज हम लोग यहीं तक करते हैं। सो
goodbye class. Please like, share, subscribe my video, and thank you so much all of you.